गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, थर्ड पेपर, यूनिट फर्स्ट, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक नंबर 1, एम्ब्रोलॉजी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। एम्ब्रोलॉजी में से के अंतर्गत आज एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रोलॉजी का बारे में आज बताया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रोलॉजी 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही साइंटिस्ट विजमैन ने 1883 तथा साइंटिस्ट ब्रोक्स 1888 तथा ड्रेस 1891 तथा साइंटिस्ट एंडर्स 1895 एंड साइंटिस्ट स्वीमैन 1901 से 1903 तथा साइंटिस्ट मॉर्गन 1905 के एक्सपेरिमेंटर एंड एनालिटिकल प्रयासों के कारण एक नई ब्रांच का निर्माण किया या गठन किया, उसे ही एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल वर्क के आधार पर साइंटिस्टों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है मोज़ेक थ्योरी। इसको सर्वप्रथम साइंटिस्ट ब्रोक्स 1888 तथा साइंटिस्ट हैक्ल के विद्यार्थी थे, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। तब बताया कि डेवलपमेंट में कोशिकाओं का विभेदन मुख्य घटना होती है। उन्होंने मेंढक अंड के स्टडी के बाद में बताया कि अंड के कुछ विशेष क्षेत्र ओवरी में बनते हैं तथा साइंटिस्ट ब्रोक्स ने बताया कि मेंढक के अंड में एक्टिव हेमिस्फीयर में हेड तथा इनएक्टिव हेमिस्फीयर में पोस्टीरियर पोर्शन बनता है। फर्टिलाइजेशन के पूर्व अंडाणु का पदार्थ समांगी तथा अविभेदित होता है। फर्टिलाइजेशन से इस पदार्थ को की पुनर्व्यवस्था हो जाती है, पुनः अरेंजमेंट हो जाता है तथा क्लीवेज में ये पदार्थ इस प्रकार से अलग होता है कि ब्लास्टुला में विशिष्ट टिश्यू और ऑर्गन्स के निर्माण के लिए अलग अलग क्षेत्र सीमित हो जाते हैं। अर्थात अपनी कोशिकाओं की कैपेसिटी की दृष्टि से ब्लास्टुला एक मोज़ेक के तरह होता है। मोज़ेक ब्लास्टोमियर में डिफरेंस की अलग अलग कैपेसिटी होती है और इस सिद्धांत को मोज़ेक थ्योरी कहते हैं। सेकंड थ्योरी रेगुलेटिव थ्योरी, जिसे नियमनकारी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को साइंटिस्ट जर्मन वैज्ञानिक ड्रेस ने 1891 ने ब्रोक्स के मत का विरोध किया तथा प्रतिपादित किया। उन्होंने सी अर्चिन अंड का अध्ययन करने के पश्चात बताया
कि अर्ली एम्ब्रियो को प्रत्येक कोशिका में कंप्लीट एम्ब्रियो के निर्माण की कैपेसिटी होती है, परंतु उनका भविष्य उनकी स्थिति पर निर्भर करता था। ऐसे डेवलपमेंट को रेगुलेटिव थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ग्रेडियंट थ्योरी, इसे प्रवणता सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी को साइंटिस्ट बोवेरी तथा चाइल्ड ने 1940 में प्रतिपादित किया तथा उनके अनुसार अंडाणु के एनिमल पोल तथा वेजिटल पोल के मध्य मेटाबॉलिक एक्सेल ग्रेडियंट होती है जो संरचना विकास को कंट्रोल करती है। साइंटिस्ट होस्टेडियम 1955 तथा रनस्ट्रॉम 1967 में अंडाणु में मॉर्फोजेनेसिस के कंट्रोल के लिए दो प्रवणता की उपस्थिति या प्रेशर के बारे में प्रस्तावित किया तथा बताया कि एक सक्रिय प्रवणता जो सक्रिय एक्टिव पोल से, इसे एनिमल पोल कहते हैं, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर बढ़ती है, जिसे प्रवणता सिद्धांत कहते हैं। प्रवणता सिद्धांत में विदलन, ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन तथा संरचना विकास से संबंधित कई समस्याओं को सोल्व किया गया। नेक्स्ट सिद्धांत, जिसे ऑर्गेनाइजर थ्योरी भी कहते हैं तथा संगठक सिद्धांत कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही साइंटिस्ट स्पीमेन 1901 से 1912 ने एम्फीबिया के एम्ब्रियो पर कई एक्सपेरिमेंट करे प्रमाणित कर दिया था कि एक भ्रूणीय ऊतक अन्य निकटवर्ती ऊतक को एक विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करने वाले टिश्यू को इंडक्टर या प्रेरक या ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं तथा इसके संरचना विकासी प्रभाव को इंडक्शन कहते हैं। साइंटिस्ट स्पीमेन के अनुसार इंडक्शन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए एक मौलिक क्रियाविधि होती है। इस शोध कार्य के लिए स्पीमेन को सन 1935 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। विश्लेषिक भ्रूण की एनालाइटिक एम्ब्रियोलॉजी। एनालाइटिक एम्ब्रियोलॉजी की खोज 1919 में साइंटिस्ट मॉर्गन तथा अन्य साइंटिस्टों द्वारा की गई थी। ऑल द एनिमल्स में सभी गुण आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के कंट्रोल में होते हैं। इस ज्ञान से ने एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट को आणविक स्तर तक ला दिया था। प्रेजेंट टाइम में एम्ब्रियोलॉजी में बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल के आधार पर भी कार्य हो रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने वर्तमान समय में
एम्ब्रियोलॉजी के अध्ययन को क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तथा स्कैनिंग का प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट डेवलपमेंटों के नियमों, लॉ तथा प्रोसेस पर कार्य कर रहे हैं। इस अध्ययन को एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी या विश्लेषिक भ्रूणिकी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी की शाखाएं। एम्ब्रियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचें हैं, इसके बारे में साइंटिस्टों ने बताया। किसी एम्ब्रियोलॉजी में भी अनेक ब्रांच होती है। फर्स्ट नंबर आता है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसे वर्णनात्मक भ्रूणिकी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें विभिन्न भ्रूणीय अवस्थाओं का आकार के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। इस ब्रांच में विभिन्न प्राणियों के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत मूल क्रियाएं जो कि विभिन्न जंतुओं के डेवलपमेंट के दौरान हो रही है, उन्हें समझाने के लिए अध्ययन किया जाता है। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। ये एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच है जिसमें सभी विधियां आती है, जिनमें बायोकेमिकल्स, बायोफिजिक्स तथा फिजियोलॉजिकल टेक्निक जो एम्ब्रियो में हो रही मॉलिक्यूलर लेवल पर परिवर्तन के अध्ययन के लिए की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच, टेरोटोलॉजी। इसके अंतर्गत इस ब्रांच में जन्म दोष का अध्ययन किया जाता है, इसे बर्थ डिफेक्ट कहते हैं। इसमें एम्ब्रियो में जन्म के समय से ही कुछ चेंजिंग आ जाता है, इसे मोनास्टर भी कहते हैं। वे पदार्थ जो भ्रूण में जन्म दोष उत्पन्न करते हैं उन्हें टेरोटोजेंस कहते हैं। इसके साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आगे बताया जाएगा।